हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिडोट्स में। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इससे पहले मैंने और भी वीडियोस डाले हैं टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। DSSB की बहाली आई थी प्राइमरी टीचर के लिए, उसका भी मैंने वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी बहालियां आने वाली हैं। अभी टीचर की बहाली लगातार होती रहेगी। DSSB है, BPSC का TRE 4.0 आएगा, करीब करीब 1 लाख बहाली होगी। कोई 1 लाख कह रहा है, कोई 25-30 हजार कह रहा है, डिपेंड करता है। अगेन बहाली जितना भी हो, आपको तो आपके सीट से मतलब है। इसके अलावा अभी बहाली का आई है EMRRS की, मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, EMRS में बहाली आई है। उसके बारे में बताया जाता है, इसमें PGT-TGT की बहाली है। इसके अलावा जल्द ही KVS आने वाला है, केंद्रीय विद्यालय की बहाली आने वाली है। NVS आने वाला है, नवोदय विद्यालय की बहाली आने वाली है। तो अभी लगातार टीचर्स की बहाली होती रहेगी। अगर आप टीचर्स की बहाली की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। मैं हर दिन कुछ नया अपडेट लेकर आ रहा हूं, तो आपको इन सब बहाली के बारे में बताता रहूंगा। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं EMRS की बहाली की। तो ये एक्चुअली में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मतलब जनजाति विभाग का जो भारत सरकार का जनजाति विभाग होता है, उसके अंतर्गत ही बहाली आती है। तो उसके अंतर्गत जो स्कूल होते हैं EMRS, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके तहत ये बहाली आई है। यानी वैसे डिस्ट्रिक्ट जहां पे अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है वो कामबर है, मतलब कामबर का सेंस सब्सटैंशियल है, 10% 15% आबादी है, वहां पे उस जिला में, उस ब्लॉक में एक स्कूल खोला जाएगा। और वहां पे जो टीचर्स की बहाली होनी है, वो उसके लिए ये जो है रिक्रूटमेंट, ये जो विज्ञापन है वो आया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने सीट्स हैं, लास्ट डेट कब तक है, ये सब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीस के बारे में और डेट्स के बारे में। तो जो शुरुआत है वो उसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो है 23/10 यानी 23 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। और आई थिंक ये शुरू जो है वो हो चुका है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। नोटिफिकेशन कल ही आया है, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है वो आपका 23 अक्टूबर तक है। ठीक है, 23 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। आप बहुत सारे इसमें बहाली आया है, एक है प्रिंसिपल का, बहुत सारे पोस्ट की बहाली है, PGT-TGT का और नॉन टीचिंग स्टाफ का। 3 तरह के पोस्ट हैं जनरली इसमें 3 तरह के पोस्ट हैं। थोड़ा बार कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, तो जनरली 3 तरह के पोस्ट हैं। एक है प्रिंसिपल का, दूसरा PGT और TGT, और तीसरा नॉन टीचिंग स्टाफ। ये तीनों तरह के पोस्ट के लिए जो है ये बहाली आई है। और इसमें कितने सीट्स वगैरह वो सब मैं नीचे बता दूंगा आपको। फिलहाल समझिए कि आपका फीस कितना लगेगा फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन फीस कितना है। तो एप्लीकेशन फीस फीमेल के लिए, SC ST और दिव्यांगजन के लिए फीस, एप्लीकेशन फीस 0 है तीनों में, लेकिन तीनों प्रोसेसिंग फीस 500 रुपया है। यानी कि अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, PGT TGT के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 500 रुपया एज अ प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, या इनमें से कोई कैंडिडेट नहीं है, तो आपको प्रिंसिपल के लिए 2000 एप्लीकेशन फी है, 500 प्रोसेसिंग फी है, टोटल 2500 रुपया एज एन एप्लीकेशन फी जमा करना होगा। PGT और TGT के लिए 1500 एप्लीकेशन फीस है, प्रोसेसिंग फीस 500 है, टोटल 2000 जमा करना होगा। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 एप्लीकेशन फी है, 500 प्रोसेसिंग फी है, टोटल 1500 जमा करना होगा। फीस काफी हाई है, एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा है, इतना फीस नहीं होना चाहिए था। इतना एप्लीकेशन फीस रहेगा तो बहुत कम फॉर्म भरे जाएंगे, और जो बहुत सीरियस कैंडिडेट होंगे वही भरेंगे, या जो बहुत सीरियस कैंडिडेट होंगे लेकिन वो गरीब होंगे,
उनके वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे तो वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए इस पे कितना एप्लीकेशन फीस रखना ही क्यों है, आखिर उनको बहाली करानी है नहीं करानी है, ये सरकार की मंशा पता नहीं क्या होती है। लेकिन हाँ, इतना एप्लीकेशन फीस नहीं होना चाहिए था। एग्जाम्स का डेट्स वगैरह बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, ये कह रहा है ये, ठीक है, ये सब बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, सारा एग्जाम्स का डेट्स वगैरह रिजल्ट्स वगैरह सब बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग इसके क्वालिफिकेशन की और इसके जो है वैकेंसी की, ठीक है। तो वैकेंसी आप यहाँ देख लीजिए कितनी वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ ये बता रहा है। तो प्रिंसिपल की टोटल जो है वो 225 वैकेंसीज है। प्रिंसिपल बहुत अच्छा पोस्ट है इसमें, लेकिन प्रिंसिपल के लिए आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो प्रिंसिपल का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे मैं बताऊंगा, बट हाँ, प्रिंसिपल का जो पोस्ट है लेवल शायद 10 या 12 का जॉब है इसमें, तो अच्छी खासी सैलरी होगी, अच्छा पोस्ट होगा, अच्छा आपको सुविधा मिलेगा। बट अगेन इफ यू आर एक्सपीरियंस देन पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो बहाली है, जो वैकेंसी है वो इतना है 1460, 1460 वैकेंसी है, 1460 वैकेंसी है पीजीटी के लिए। पीजीटी में अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे वो सब होगा इसमें। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है वो उसकी पोस्ट कितनी है, उसकी पोस्ट है 3962 वैकेंसी है। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स की भी बहाली होती है, जो कि स्कूल होगा तो ऑब्वियस बात है, कुछ हॉस्पिटल्स भी होंगे इसके, और कुछ इसके स्कूल में भी कुछ नर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो है 550। हॉस्टल वार्डन, चूंकि ये स्कूल सारा हॉस्टल बेस्ड है, सब में हॉस्टल होता है, तो हॉस्टल वार्डन चाहिए 635। अकाउंटेंट चाहिए 61। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि जीएसए चाहिए 228। लैब अटेंडेंट, अब ऐसी बात स्कूल हो तो लैब हो तो वहां चाहिए 146। टोटल आपकी 7267, अच्छी खासी बहाली है। 7267 पोस्ट की वैकेंसी है ये। तो आपको उस हिसाब से समझना है कि आप किस पोस्ट के लायक हैं और आप कौन सा फॉर्म भरने वाले हैं, ये आप देख लीजिएगा आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से। अगर आप बात करते हैं पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज कैसी बहाली है, तो सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से है। एक चीज ध्यान रखें, अगर आप टीचिंग जॉब्स की तैयारी करते हैं, अगर आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, डीएलएड हो या बीएड हो, तो ईएमआरएस में जो भी पीजीटी और टीजीटी की बहाली है वो बीएड पे होती है। तो अगर आपने बीएड किया है प्लस आप सीटेट में पास हैं पेपर सेकंड में, तो आप पीजीटी भर सकते हैं। अगर आपने बीएड किया है और आपने पीजी भी किया है, यानी एमए भी किया, एमए एमएससी भी किया है, तो आप पीजीटी भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो कम से कम बीएड का है, बीएड प्लस मास्टर्स या फिर बीएड प्लस ग्रेजुएशन। पीजीटी के लिए क्या चाहिए, बीएड प्लस मास्टर्स। मास्टर्स में आप एमए हो, एमएससी हो, जो भी हो सब्जेक्ट के हिसाब से वो आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में जो है वो 112 सीट है, हिंदी में 81, टोटल की बात कर रहा हूँ। मैथ में 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स में 198, बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री में 140, ज्योग्राफी में 98, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक्स में 155, कंप्यूटर साइंस में 154। टोटल जो है 1460 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। अगेन इन सब के पोस्ट के लिए आपके पास पीजी यानी कि मास्टर्स इज मस्ट। बिना मास्टर्स के आपसे ये फॉर्म नहीं भर सकते, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, बिना बीएड के कैसे भरेंगे, टीचर की बहाली है, ठीक है ना। तो समझ आगे बात। अब बात करते हैं टीजीटी की, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया टीजीटी में आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन प्लस बीएड, कम से कम ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपको होने चाहिए। तो इसमें भी सब्जेक्ट वाइज बहाली ऐसी है, हिंदी की 424 है, इंग्लिश की 395 है, मैथ्स की 381 है, सोशल स्टडीज की 392 है,
साइंस की 408 है, कंप्यूटर साइंस की 550। सबसे ज्यादा जो बहाली है वो कंप्यूटर साइंस की है। और एक एक प्लस पॉइंट ये है कि कंप्यूटर साइंस में ये बीएड की अनिवार्यता नहीं है, यानी बीएड ना भी हो तो चलेगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है वैसे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे टीचर एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने बीसीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है, या बीएससी आईटी कर रखा है। वो सब जो है इस 550 सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बीसीए करके अभी स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हिंदी में बहुत अच्छी सीट है, इंग्लिश में बहुत अच्छी सीट है। ये सब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साथ में बीएड किया तो आप इन सब के लिए भी एलिजिबल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी सीट्स है। कुछ और सीट्स का मतलब ये है कि आपको कुछ लोकल लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें कुछ सीट्स हैं, जैसे असमीज, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू के लिए भी 2 सीट है। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर आप इनमें से कोई लैंग्वेज जानते हैं या आपका कमांड उस पर है तो आप उसको भर सकते हैं। टीजीटी में और भी जो सीट्स होते हैं जैसे कि म्यूजिक के लिए, ठीक है, म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, पीटी यानी कि फिजिकल टीचर, पीटी मेल, पीटी फीमेल, और लाइब्रेरियन, इनके लिए भी जो है 1189 वैकेंसी है। ये भी आप लिख सकते हैं अगर आप इसमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि आपको कौन सा पोस्ट भरना है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी सीट्स काफी हैं। अगर आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं मेल में, तो मेल में हॉस्टल वार्डन, फीमेल में हॉस्टल वार्डन, दोनों के लिए सीट है 346, 289। इसके अलावा नर्स के लिए, अकाउंटेंट के लिए, जेएसए के लिए, लाइब्रेरियन, इन सब के लिए भी सीट्स है। अगेन इन सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। इन सबके क्वालिफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन पे अब इसके बाद क्वालिफिकेशन ही होगा आई थिंक, कि प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए कौन कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। उससे पहले लेवल की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल लेवल 12, लेवल 12 बहुत अच्छी पोस्ट। लेवल 12 यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब जो होता है ना, वो लेवल 12 का होता है। लेवल 10, लेवल 12 का जॉब होता है। बेसिक पे 78,000 बेसिक पे है आपका, 78,000 बेसिक पे, 78,800 प्लस 60% के आसपास डीए, एचआरए, मेडिकल, कन्वेंस, पूरा मिला के सैलरी के करीब बन जाएगा आपको 150। कुछ कटौती होगी। इन हैंड आपको 130 या 120 मिलेगा, 1,20,000 या 1,30,000 मिलेगा आपको। सोच रहे कितनी कितनी हैंडसम सैलरी है ये, बट इसके लिए क्वालिफिकेशन भी काफी हाई चाहिए होता है, तो फिलहाल उसको भूल जाइए। पीजीटी, पीजीटी का लेवल 8 का जॉब है, 47,600 बेसिक पे है। इसकी भी सैलरी जो है 47,600 प्लस आपका 60% डीए वगैरह, तो मिला जुला के मान के चलिए कि 80,000 सैलरी, 90,000 सैलरी बनेगा, और 8,000 10,000 काट देंगे तो 80,000 इन हैंड मिलेगा आपको, कहीं नहीं गया 80,000। पीजीटी लेवल 7 का जॉब है, 44,900 बेसिक पे, इसे भी आपको 65,000 70,000 के आसपास इन हैंड मिलेगा। लाइब्रेरियन का भी लेवल 7 जॉब है। फिर आर्ट म्यूजिक टीचर का लेवल 6 का जॉब है, और बाकी सारे जो है स्टाफ नर्स वगैरह के लेवल 5 के जॉब है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो एग्जामिनेशन जो है वो आपका बता देता हूं यहाँ पे, एग्जामिनेशन जो है वो पेन पेपर, ऑनलाइन नहीं होगा, पेन पेपर मोड में होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, वही ऑफलाइन होगा। ठीक है। और जबकि जनरली टीयर 1 एक ही एग्जाम होते हैं, लेकिन किसी किसी में टीयर 2 भी हो सकता है। तो टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, यानी कि आपको रिटन भी एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, एंड एमसीक्यू वाला भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ठीक है। और साथ ही साथ प्रिंसिपल के लिए और जेएसए के लिए, प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू होगा और जेएसए के लिए स्किल टेस्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन का मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ये सभी जानते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलेबस क्या है, ये सिलेबस है आपका, आई थिंक मेरे प्रिंसिपल का है, आई थिंक ये प्रिंसिपल का सिलेबस है। हाँ, प्रिंसिपल का सिलेबस है। तो प्रिंसिपल में ये सिलेबस होंगे 10 का रीजनिंग,
10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर का एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, यानी ये के बारे में कि आपका एकेडमिक नॉलेज कितना है, 30 नंबर का एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, और 20 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि हिंदी इंग्लिश के बारे में। तो ये इस पर मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो कि जिनको भरना होगा प्रिंसिपल का पोस्ट। मैं बात करता हूँ अब पीजीटी का और टीजीटी का, ठीक है। वही प्रिंसिपल का ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में है और उसके बाद उसका इंटरव्यू उसके बारे में। अब बात करते हैं पीजीटी के बारे में। पीजीटी का मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तो अभी सी बात है, टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है। 10 नंबर का होगा आपका 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर्स, जीएस वगैरह। 15 नंबर का रीजनिंग होगा आपका 15 क्वेश्चन। आईसीटी कंप्यूटर का नॉलेज होगा 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने का तरीका 30 नंबर का होगा, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और साथ ही साथ आपका डोमेन नॉलेज यानी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपका होगा 20 नंबर का, ठीक है। 20 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर का, ठीक है। और एनईपी के बारे में होगा, एनईपी के बारे में होगा 10 क्वेश्चंस पूरा मिला के, ये 20 + 10 30 नंबर के क्वेश्चंस इधर होंगे, ये और ये 20 + 10 30 क्वेश्चन इधर होंगे। तो ये आपके हो गए 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पीजीटी के लिए है ये। साथ ही साथ 20 नंबर का एक और पार्ट 6 होगा जिसमें होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, आपका लैंग्वेज पे कितना कमांड है वो होगा। तो टोटल कितने हो गए 120 नंबर का 120 क्वेश्चन, और समय होगा 2.5 घंटे, अच्छा खासा समय है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। टीयर 2 के लिए 1/10 के रेशियो को बुलाया जाएगा। अगर वैकेंसी 1000 है तो 10 लोगों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टीयर 2 का कोई पैटर्न ये है, टीयर 2 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि 15 क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 60 नंबर टोटल ये होंगे। और ये हो जाएगा टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन 3 घंटे के लिए ये आपको देना है। इसी हिसाब से फिर टीजीटी का भी देख लीजिए। टीजीटी का सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न एकदम एग्जैक्टली सेम है, हो सकता है क्वेश्चन की डिफिकल्टी थोड़ा आगे पीछे हो, ठीक है। और इसका भी, इसका जो सब्जेक्टिव का एग्जाम का पैटर्न है, टीयर 2 के एग्जाम का पैटर्न, वो भी एकदम सेम एग्जैक्टली, ठीक है। 55 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर वार्डन के बारे में है, तो वार्डन के बारे में भी थोड़ा सा इसका अलग है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं, नेप वगैरह नहीं है। तो ये देख लेंगे अगर आपको वार्डन का भरना है तो, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस सारा मैंने कवर कर दिया। अब आपका थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, आंसर की वगैरह आएगा एग्जाम के बाद, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। एज लिमिट की बात करना भाई बहुत जरूरी है, और क्वालिफिकेशन के बारे में ये बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल का एज लिमिट 50 ईयर्स तक है, मैक्सिमम 50 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए मास्टर्स डिग्री कम से कम 50% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ बीएड, और नहीं तो फिर 3 साल का बीएड एमएड, और नहीं तो साथ 4 साल का बीएड, ठीक है। ये सब होने चाहिए आपके पास, तीनों में से कोई एक। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, कितना का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेवल 2 के जॉब का, लेवल 12 के जॉब का, लेवल 12 का जॉब का सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस चीज को कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर कहीं वाइस प्रिंसिपल हैं या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जो बहाली अभी आई है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसमें कि लेवल 10 के जॉब पे आप ऑलरेडी हैं या थे, तो वो भी आप कोई काउंट हो सकती है। अब सोचने वाली बात है ये है कि कोई लेक्चरर ऑलरेडी है सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 10 में, लेवल 8 में, तो वो क्यों जाएगा लेवल 12 में, या फिर कोई ऑलरेडी लेवल 12 में है तो वो लेवल 12 में ही क्यों जाएगा ई-माइनस में। बट अगेन कुछ लोग हो सकते हैं जो जा सकते हैं, ठीक है। पीजीटी का कितना है, एज रिलैक्सेशन भी है, 40 साल इसका मैक्सिमम एज है। और जानते हैं आप कि एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का एज का छूट मिलता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, कम से कम मास्टर्स होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ये एक क्वालिफिकेशन है, उसके साथ प्लस बीएड हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है,
जो बता रहा है कि बीएड होना चाहिए साथ में। अब पीजीटी इंग्लिश है तो ऑब्वियसली बात है मास्टर्स सबका इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी है तो मास्टर्स हिंदी होना चाहिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स के साथ, तो ये आपका अंडरस्टूड है। टीजीटी के क्वालिफिकेशन पे आते हैं। टीजीटी का भी मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, प्लस 5 साल SC ST के लिए और 3 साल ओबीसी के लिए, ये आपका छूट है। ठीक है, एक इसमें पीजीटी का कंप्यूटर साइंस के बहाली है, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बहाली में MSc होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में, नहीं तो MCA, नहीं तो ME, नहीं तो MTech। इसमें आपका बीएड की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए होगा तो बीएड चाहिए होगा। ये एक चीज है इसके बारे में। अब बात करते हैं, ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस का था, टीजीटी का नहीं था। टीजीटी का यहाँ पे है। टीजीटी का मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होना चाहिए। पीजीटी का मैक्सिमम एज देखिए, प्रिंसिपल का मैक्सिमम जो एज है वो 50 ईयर्स है। प्रिंसिपल का मैक्सिमम एज 50 ईयर्स है, पीजीटी का मैक्सिमम ईयर्स 40 ईयर्स है, और टीजीटी का मैक्सिमम ईयर्स 35 ईयर्स है। मैक्सिमम आपके पास आपकी जो उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए, प्लस 5 साल SC ST के लिए और 3 साल ओबीसी के लिए, ये आपको मालूम ही है। क्वालिफिकेशन क्या, तो क्वालिफिकेशन जो है आपका कम से कम BA होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है बीएड होगा। और दूसरा क्वालिफिकेशन बीएड होना चाहिए, तो ये आपको मालूम ही है। और साथ ही साथ एक चीज और चाहिए आपको कि आपका CTET पेपर 2 में क्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि फ्यूचर डेट में क्वालिफाई करेंगे, अभी क्वालिफाइड होना चाहिए, हाथ में CTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी और टीजीटी इंग्लिश हिंदी के लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो कम से कम हिंदी होना चाहिए आपका बीए में, इंग्लिश के लिए कम से कम हिंदी होना चाहिए बीए में 3 साल में। अगर आपने हिंदी इंग्लिश 3 साल में पढ़ा है तो बेसिकली ऑनर्स आपका वही रहे तो ही अच्छा है। तो जो ऑनर्स होगा उसी से आप भर पाएंगे, ऑनर्स में जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, इसमें भी बायोलॉजी के लिए भी यही चीज है कि बायोलॉजी में अगर आप जूलॉजी, साइंस, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ये आपको ऑनर्स में है 3 साल में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट भी है, सब्सिडरी सब्जेक्ट भी है, तो बायोलॉजी लाइफ साइंस में केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी भी आएगा, बॉटनी में केमिस्ट्री जूलॉजी भी आएगा, जूलॉजी में केमिस्ट्री बॉटनी भी आएगा। ये भी कम से कम जो है कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तब ये सी बात है कि जो जूलॉजी ऑनर्स लेता है वो साथ में बॉटनी और केमिस्ट्री भी लेता है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज में और होगा, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। जी, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में मैं बता रहा था कि इसके लिए एज अगेन वही 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, BCA, नहीं तो कंप्यूटर साइंस में BSc IT, नहीं तो BE या BTech, ये सब आपको चाहिए। बस इतना ही चाहिए, बीएड नहीं चाहिए। अगर बीएड चाहिए होगा तो फ्यूचर में अगर आपको प्रमोशन चाहिए होगा तो उसके लिए बीएड चाहिए होगा। इसके अलावा क्या चाहिए, आपका एक्सपीरियंस रहे, अच्छा रहे तो अच्छा है। अगर आपने किसी हॉस्टल वाले स्कूल में काम किया, रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया तो एक्सपीरियंस चाहिए, अगर है तो अच्छा है। हिंदी इंग्लिश नॉलेज का, हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, ये सब चाहिए आपको। ठीक है, म्यूजिक टीचर के बारे में है कि म्यूजिक टीचर में क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है वो आप देख लेंगे। ठीक है, आर्ट टीचर के बारे में, फिजिकल टीचर के बारे में वही, फिजिकल टीचर वही BPED वाला चाहिए होगा, वो आप देख लेंगे। तो बेसिकली ये है। ठीक है, एज की छूट के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले आपको, 3 साल ओबीसी के लिए, बाकी सब के लिए 5 साल है। और जो दूसरे SC ST OBC के लिए 15, जो अगर विकलांग है तो 15 साल तक है छूट, तो वो आप देख लेंगे। और बस ये इसका आपका जो नोटिफिकेशन था, इसका जो मेन पॉइंट है मैं बता चुका हूँ आपको। अगर 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 आप ये जो है बहाली है, इसको आप इसको भरने के लिए इच्छुक हैं तो आप इसको जरूर भरें। सेंट्रल जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। बहाली की जो प्रक्रिया है काफी स्मूथ होती है, जल्दी बहाली हो जाती है, सैलरी अच्छी है। पोस्टिंग दूर दराज में मिल सकता है लेकिन सैलरी अच्छी है, प्लस अच्छा रेपुटेशन है। सेंट्रल वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं।
अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में हैं तो थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में नहीं हैं और आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग जॉब्स की, तो आप इसके ज़रूर भरें। अगर आपको भरने में कोई दिक्कत होती है या अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में या आपको इसकी तैयारी करनी है, तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम नंबर है 9386663559। ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पे आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मैं कुछ नई बहाली के बारे में अपडेट्स लेकर आऊंगा और साथ ही साथ सीटेट के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टडी, कीप मोटिवेटेड। थैंक यू।